हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने टॉपिक पे चलें। आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण सामाजिक जो अनुसंधान होता है, मतलब सामाजिक अनुसंधान की एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक गुणात्मक यानी कि जो लिखित है, मौखिक है, अवलोकित है, अवलोकन के द्वारा जो सामग्री तथ्य प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की सामग्री को व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध किया जाता है। उससे परिमाणात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि सांख्यिकीय आधार पर इसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जूलियन वुडवार्ड द्वारा इस विधि की जो शुरुआत है 1830 में अमेरिकी समाचार पत्रों की सामग्री के वस्तुपरक अध्ययन से हुई थी। यानी कि इसका जो शुरुआत है, आप कह लीजिए सर्वप्रथम जो इसका उपयोग है जूलियन वुडवार्ड ने 1830 में किया था। बाद में जो इसका उपयोग है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेरोल्ड लॉसवेल ने अपने साथियों और राजनीतिक संचार विश्लेषण, प्रचार सामग्री तथा जनमत अध्ययनों के परिमाणात्मक विश्लेषण में किया है। बेल्जिन के अनुसार अंतर्वस्तु जो विश्लेषण होता है संचार की प्रकट सामग्री को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित तथा परिमाणात्मक रूप से प्रस्तुत करने की शोध विधि है। यानी कि जो अंतर्वस्तु जो विश्लेषण होता है, ये एक जो गुणात्मक अध्ययन आप करते हैं उससे जो प्राप्त तथ्य होते हैं उनको ये व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध करके इनके जो निष्कर्ष हैं वो संख्यात्मक दिखते नहीं, परसेंटेज देखते हैं, 35%, 20%, इस तरह के परसेंटेज देकर इनका जो शोध है ये करता है। गुडे तथा हार्ट कहते हैं, गुडे तथा हार्ट जो उनकी पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहते हैं कि जब संचार के विभिन्न साधनों जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो कार्यक्रमों तथा इसी प्रकार की जो अन्य सामग्रियों से जैसे गुणात्मक संकेतन का उपयोग किया जाता है, तब इसी हम संकेतन को अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। संकेतन मतलब होता है कोडिंग करना, है ना। जो उन चीज़ों को आप जो भाषा और लेख यहाँ के संचार के साधनों से आप जो चीज़ें लेते हैं, लेख लेते हैं, उन लेखों की कोडिंग करते हैं। इन्हीं कोडिंग को हम अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। क्योंकि जब तक आप कोडिंग नहीं करेंगे तब तक जो संख्यात्मक चीज़ें हैं वो नहीं आ पाएंगी। तो परिमाणात्मक रूप से इसमें प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर गुणात्मक जो सामग्री है उसको परिमाणात्मक रूप से प्रस्तुत करने को ही अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या होते हैं, किस लिए हम इनको उपयोग करते हैं। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण गुणात्मक जो अध्ययन होता है उसको वस्तुनिष्ठ बनाता है। वस्तुनिष्ठ क्यों? क्योंकि आप जो गुणात्मक लेते हैं वहाँ पर व्यवस्थित व्याख्या करी जाती है, लेकिन आप जब परिमाणात्मक यानी सांख्यिकी या संख्यात्मक रूप से इसको प्रस्तुत करते हैं तो इसमें एक प्रकार की वस्तुनिष्ठता बनी जाती है और लोगों के सामने आपका जो शोध है वो विश्वसनीय हो जाता है। अगला है गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रदान करना। उसके आगे है संप्रेषण संबंधी अध्ययनों को सुगम बनाना। जो संप्रेषण संबंधी अध्ययन होते हैं उनको और अधिक सरल बनाने से है। संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों को विकसित करना। प्रभावशाली साधन जो हैं उसके अलावा और नवीन जो साधन हैं उनको ज्ञात करना और उनका भी यूज़ करना अंतर्वस्तु विश्लेषण में। संकलित जो तथ्य होते हैं इनकी प्रामाणिकता को स्पष्ट करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं लिंडजे गार्डनर ने। तो लिंडजे गार्डनर के अनुसार जो अंतर्वस्तु विश्लेषण होते हैं उनकी 4 विशेषताएं होती हैं। पहला है वस्तुपरकता, अर्थात स्पष्ट रूप से निर्मित नियमों के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की समान दस्तावेजों से समान निष्कर्ष निकाले जा सके। यानी कि अगर
दो व्यक्ति एक समय में एक समय में दो दस्तावेजों से अगर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो दोनों के जो निष्कर्ष हैं उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तभी वो वस्तुपरक हो सकता है। अगर व्यक्ति उसमें भावनाओं को शामिल कर देगा तो क्या होगा, दोनों के जो निष्कर्ष आएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जिसमें उसकी जो वस्तुपरकता है वो संदेहपूर्ण हो जाती है। व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि चयन के लगातार प्रयोग के आधार पर उन वर्गों या विषयों को शामिल करना या हटाना जिससे जो अंतर वस्तु विश्लेषण है वो समाप्त हो जाए, जिससे केवल अनुसंधानकर्ता की परिकल्पनाओं का समर्थन करने वाली सामग्री ही बची रह जाए। यानी कि जो फालतू चीज़ें हैं उन चीज़ों को हटाना या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको जोड़ना, जिससे जो अनुसंधान करता है, शोध करता है, जो उसने अपनी परिकल्पना बनाई है उससे संबंधित ही सामग्री का परीक्षण किया जा सके। समानतया होती है कि विशेष संबंधी जो पूर्ण रूप से वर्णनात्मक जानकारी की कोई वैज्ञानिक उपयोगिता नहीं होती है ना। बताया ना, गुणात्मक जो अध्ययन होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन बहुत कम, बहुत लोग उस पर संदेह प्रकट करते हैं। तो इसको अगर परिमाणात्मक रूप से व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, इसमें समानता आ जाएगी और इसको वैज्ञानिक विधि के रूप में शामिल किया जा सकता है। परिमाणन अर्थात उठाए गए जो प्रश्न है, अगर कोई शोध संबंधित कोई प्रश्न उठाते हैं तो उस शोध से संबंधित जो आंसर है वो संख्यात्मक रूप से होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई उठाता है कि आपने जो अपना मतलब शोध क्षेत्र है, आपने वहाँ किस आधार पर कार्य किया या किस आधार पर प्रतिवेदन लिया, तो आप बता सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से 80% लिया, 90% लिया, या वहाँ इतनी परसेंट जनसंख्या थी मैंने उसमें का इतना प्रतिदर्श लिया। तो इस तरह की जो संख्यात्मक चीज़ें हैं वहाँ पर हम बोल सकते हैं। अंतर वस्तु विश्लेषण के चरण क्या होते हैं, तो अंतर वस्तु के विश्लेषण की जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, उसमें पहला है विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन। यानी कि जो आप विषय ले लें, जो प्रॉब्लम लिए हैं शोध के लिए, उसे संबंधित तथ्यों का यहाँ पर संकलन सबसे पहले किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय से जो संबंधित केवल उन्हीं तथ्यों का चुनाव करना चाहिए जिसका हम विश्लेषण करना चाहते हैं न, फालतू चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, केवल हम उन्हीं विषयों को लेंगे जिनका हमें वाकई में विश्लेषण करना है और जिनको हम अपने शोध के लिए आवश्यक मानते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ विशेष समाचारों का विश्लेषण करना है तो इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के प्रासंगिक समाचारों को संग्रह करना आवश्यक होता है। यदि इनकी संख्या बहुत अधिक हो तो आप क्या करते हैं, प्रतिदर्श के आधार पर इनका आप चुनाव कर सकते हैं, विकल्प ले सकते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर जो तथ्य हैं उनका चयन करना चाहिए। विश्लेषण की जो इकाइयाँ हैं उनका निर्धारण चयन करेंगे। तो हंसराज ने जो अपनी पुस्तक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन सोशल रिसर्च में 5 प्रकार की इकाइयों का उसने उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, मध्य और समय और स्थान का माप। तो पहले देख लेते हैं शब्द क्या होते हैं। जो शब्द होते हैं, अंतर विश्लेषण जो विश्लेषण होने के लिए जो शब्दों को एक विशेष इकाई माना जाता है। इस कार्य के लिए व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण, लेखों और कुछ विशेष शब्दों और प्रमुख प्रतीकों को अलग अलग लिख लिया जाता है, जिससे ज्ञात किया जा सके कि जो शब्द हैं, प्रतीक हैं, उनकी आवृत्ति कितनी बार हुई है और उनके शब्दों और उनके जो शब्द हैं, उनके जो प्रतीक हैं, उनकी आवृत्ति के आधार पर यहाँ उसके महत्व का विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए कोई लेख है, उसमें एक शब्द कई बार रिपीट हुआ है, तो वो शब्द यानी कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसको कई बार रिपीट करके उस पर एक प्रभाव डाला जा रहा है। इसी आधार पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, आवृत्ति को कई बार गिन लेने के बाद हम कहते हैं कि ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है, उसको भार प्रदान करते हैं। वाक्य तथा अनुच्छेद सामग्री विश्लेषण की इकाई के रूप में जो वाक्य तथा अनुच्छेद का पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष उपयोग होता है। वाक्य तथा अनुच्छेद प्रमुख और गौड़ 2 प्रकार के होते हैं। पहले बताया ना कि संचार सामग्री जो होती है वही इनका सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो पत्रकारिता है वहाँ के क्षेत्र में इसका विशेष उपयोग होता है, किसका, वाक्य तथा अनुच्छेद का। प्रमुख वाक्य वे हैं जो समाचार पत्रों के जो मुख्य पृष्ठ पर
अथवा मुख्य समाचारों के ऊपर मुद्रित होते हैं, अथवा जिन्हें रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के आरंभ में ही प्रसारित किया जाता है। इसको आप हेडलाइन भी कह सकते हैं, जो हेडलाइन चलती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख वाक्य। गौड़ वाक्य क्या होते हैं, ये समान महत्व के होते हैं और इस स्थिति में सभी जो प्रमुख एवं गौड़ वाक्यों का विश्लेषण की इकाई मानकर अंतर वस्तु विश्लेषण किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर संपूर्ण क्रांति, जो एक युक्ति लेते हैं कि जो संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। अगर हम इस उक्ति है उसको हम लें तो इसको हम दो अलग अलग भागों इसको हम दो अलग अलग इकाई मान के भी इसका अध्ययन कर सकते हैं या एक इकाई मानकर भी अध्ययन कर सकते हैं। पात्र कैरेक्टर क्या होते हैं, अंतर वस्तु विश्लेषण की जो इकाई है उसके रूप में किसी नाटक, कहानी, उपन्यास, चलचित्र अथवा दूरदर्शन से किसी पात्र का भी चयन किया जा सकता है जो कि जो उस कहानी का, उपन्यास का जो नायक है वो क्या प्रतिनिधित्व कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जो प्रेमचंद का उपन्यास ले लेते हैं, वहाँ प्रेमचंद के उपन्यास का जो नायक होता है उसका चरित्र अपने समय में, जो उस समय का काल था, उस समय में शोषित, पीड़ित और देहाती समुदाय का किस सीमा तक, किस हद तक प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। मद आइटम क्या होता है, अर्थात जो मद होता है कोई पुस्तक, पत्रिका, लेखक, कहानी, उपन्यास, भाषण, समाचार अथवा प्रचार का साधन आदि किसी रूप में वो हो सकती है। किसी क्षेत्र में साधनों के किसकी कितनी लोकप्रियता है इसका विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि आप जो है ना, आप किस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कहानी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, कहीं भाषण को, और कहीं पर प्रचार के साधन, प्रचार के कई साधन भी होते हैं। उन साधनों में कौन सा प्रचार का साधन वहाँ उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, इस बात की जानकारी या विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। समय व स्थान का माप, स्थान से तात्पर्य क्या होता है, समाचार पत्रों, पत्रिका और लिखित साहित्य में व्यक्ति विशेष को कौन सा स्थान दिया गया है, यानी कि फ्रंट पेज पे उसको, उसकी बात को रखा गया है, सेकंड पेज में रखा गया, थर्ड पेज में रखा गया है। इस आधार पर जो फर्स्ट पेज में होगा यानी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इस तरह से यहाँ पर व्यक्ति विशेष का स्थान का महत्व बताया जाता है। और समय का तात्पर्य होता है कि किसी कार्यक्रम की जो लोकप्रियता है का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है, जिसको आप टीआरपी भी कहते हैं बहुत से लोग, है ना। मूल्यांकन किया जा सकता है कि और किसको, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का भाषण है, प्रधानमंत्री का भाषण किस हद तक, किस अवधि तक इसको प्रसारित किया गया है, इस अवधि पर। तो इस तरह से भी हम वो जो प्रसारण है कितने दिन तक, कितने समय तक प्रसारित किया गया है, इसका महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, यानी कि वो समाचार महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो रहा है उस चीज़ को। विश्लेषण की जो श्रेणियां हैं उनका विभाजन किया जाता है जिससे विश्वसनीय तथ्य प्राप्त किए जा सकें। डीसी मैकलैंड ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है, यानी कि अंतर्क्रियात्मक, प्रक्रिया विश्लेषण, मूल्य विश्लेषण, प्रयोजन अनुक्रम विश्लेषण और प्रतीकात्मक विश्लेषण। इन 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर हमें मूल जो विश्लेषण है उसका अध्ययन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मूल्य के आधार पर जो इकाइयाँ हैं उनको विभाजित कर लेंगे। आध्यात्मिक हैं, भौतिक हैं, सामाजिक हैं या यौन संबंधी श्रेणियों में विभाजित करके उनका हम आकलन यहाँ पर कर सकते हैं। श्रेणियों का परीक्षण, अंतर वस्तु विशेषण में जहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस श्रेणी का निर्माण किया जाए उसमें अन्य श्रेणी की जो विशेषताएं हैं वो सम्मिलित न की जाए, यानी कि एक श्रेणी अपनी ही विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करे, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। श्रेणियों को प्रामाणिकता को परीक्षण करने के लिए पहले से ही कुछ मानदंडों का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि अगर पहले से नियम आप बना लेंगे तो क्या होगा, जो श्रेणियाँ हैं उनमें जो एक दूसरे की विशेषता है वो प्रकट होने से आप बच जाएंगे और उनमें जो कार्य है वो बहुत अधिक सफलतापूर्वक हो जाएगा, क्योंकि मानदंड बने हुए हैं और आप आसानी से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना, इसके लिए संबंधित जो विभिन्न चर हैं उनकी एक सूची तैयार कर ली जाती है, जिससे अध्ययनकर्ता का जो ध्यान है वो निर्धारित जो अध्ययन क्षेत्र है उस पर ही केंद्रित रहे, इधर उधर भटकने ना पाए। इसके बाद चरों का महत्व देखते हुए ही इनकी संकेतन या कोडिंग की जाती है। आप जब एसपीएसएस वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर कोडिंग की जाती है ना, मेल फीमेल,
कितने लोगों ने तटस्थ कहा, कितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोगों ने नहीं कहा, कितनी बार। तो इस तरह की कोडिंग भी की जाती है शब्दों की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शब्दों की कोडिंग की जाती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण में क्या किया जाता है, शब्दों की आवृत्ति के आधार पर यहाँ पर कोडिंग की जाती है। तो इस तरह की कोडिंग का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयों का जो चयन होता है वो अध्ययन से संबंधित इकाइयों की सांख्यिकीय विधि द्वारा मापन किया जाता है। यहाँ पर इस स्तर पर क्या होता है, इस स्तर पर अध्ययन विषय से जो संबंधित इकाइयाँ हैं उनका सांख्यिकीय विधि से मापन किया जाता है और विभिन्न इकाइयों को इनके महत्व को आधार पर भार प्रदान किया जाता है कि कितने ये महत्वपूर्ण हैं। इसी की गणना करके गुणात्मक अध्ययन को परिमाणात्मक स्वरूप में परिवर्तित करना संभव हो जाता है। भार दिया जाता है ना, फर्स्ट मतलब गिनती का आप कह सकते हैं, इसके रूप में यह भार प्रदान किया जाता है। विश्लेषणात्मक व्याख्या अध्ययन को समुचित माप करके परिणामों को विभिन्न सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न तथ्यों से पाई जाने वाली समानता तथा असमानता की आवृत्ति स्वयं ही यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है और इसी के आधार पर विशेष तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करना संभव हो जाता है। विभिन्न श्रेणियाँ बनाई जाती है, कोडिंग करके विभिन्न श्रेणियाँ बनाई जाती हैं कि आप कितने सहमत हैं इस बात से, कितने असहमत हैं, कितने लोग। आप पेपर में देखते हैं कि एक आता है, क्वेश्चन किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आप इस बात से कितने सहमत हैं। 58% सहमत हैं, 68% असहमत हैं, 5% तटस्थ हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की कोडिंग है जिसमें समानता असमानता को श्रेणीकरण करके इसका जो विश्लेषणात्मक तथ्य है उसको करना संभव हो जाता है। प्रतिवेदन निर्माण या जो प्रतिवेदन निर्माण है यहाँ अंतर्वस्तु विश्लेषण का अंतिम चरण है, जहाँ अंतर्वस्तु विश्लेषण से संबंधित पूरी प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है, निष्कर्ष या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे काफ़ी बड़ा क्लास भी हो जाएगा आपका। तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। और तो जाने से पहले, क्लास ख़त्म करने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। तो करते हैं, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।